नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा रेमेडीज फॉर द ब्रीच। अब जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़े जाते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना, ठीक है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो ऑब्वियसली एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट दूसरी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी बन जाती है। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ अनजस्टिस हुआ है वो पार्टी बन जाती है। सो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट्स है कि वो कोर्ट में जाके रेमेडीज मांग सकते हैं। रेमेडीज मतलब कुछ प्रिविलेज मांग सकता है, कुछ बेनिफिट मांग सकता है कि भाई मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, सो आई वांट नाउ सम प्रिविलेज, कोई बेनिफिट दो मुझे। तो जनरली रेमेडीज कौन से फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है? तो एक फॉर्म होता है जैसे कैंसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज परफॉर्मेंस, या तो फिर होता है सूट फॉर डैमेजेस, एक होता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक होता है सूट फॉर इंजंक्शन, और एक होता है सूट फॉर द क्वांटम मेरिट। बराबर। तो ये 5 टाइप के अलग अलग रेमेडीज है। हर एक के अंदर क्या एग्जैक्टली बेनिफिट या बोलते ना प्रिविलेज प्रोवाइड किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे हर एक के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिव्यूज परफॉर्मेंस। देखो सिंपल सी चीज है, अगर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, बाद में मैं तुमको ऐसा बोल देता हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा हूं, तो तुम बोलोगे ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। बोला हाँ ब्रीच है तो है, जा तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, चल नहीं करेगा मैं परफॉर्म। तुमने बोला कि ठीक है चलो मत करो परफॉर्म। अब कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया है, बराबर, तो तुम क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे और कोर्ट में क्या जाके बोलोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो और अब मैं इस चीज को परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है ऐसा डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो कोर्ट बोलेगा क्यों परफॉर्म नहीं करेगा, तो मैं तुम लोग क्या बोलोगे कोर्ट में जाके, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो अब क्यों परफॉर्म करें हम लोग। तो कोर्ट बोलेगा अच्छा ठीक है चलो। तो कोर्ट ने क्या किया, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अब से क्या है, कैंसिल है, और कोई भी पार्टी अभी परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इधर खत्म होता है। बराबर। एक तो ये हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कल ही इतना करके खत्म कर दे। जो भी पार्टी ने एक दूसरे को बेनिफिट दिए हैं वो रिस्टोर करने पड़ते हैं। मतलब मैंने तुमसे कोई बेनिफिट दिया, लिया है या दिया है, तो हम वो एक दूसरे को रिस्टोर करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है। दूसरा एक होता है टाइप्स ऑफ डैमेजेस। जैसे मैंने बोला था कि डैमेजेस भी मांग सकते हो तुम, तो डैमेजेस जो तुम मांगोगे, डैमेजेस है ना, कुछ टाइप्स देखो। जैसे एक सबसे पहला टाइप होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस और एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। पहले इसका ना मतलब समझो कि लिक्विडेटेड डैमेज होता क्या है और अनलिक्विडेटेड डैमेज होता क्या है, फर्क क्या है ये दोनों चीज के अंदर। ठीक है, देखो लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि जब अमाउंट of penalty will be decided by both the parties when they inserted that amount in contract itself, तो इसको liquidated damage बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझो मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने तुमको ऐसा बोला कि देखो मैं है ना एक क्लॉज डालना चाहता हूं कि दोनों में से, हम में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है ना, तो जिसने तोड़ा ना वो पर्सन सामने वाले को 5 लाख रुपया कंपनसेशन के नाम पे देगा। अगर मैं तोड़ता हूं कॉन्ट्रैक्ट, मैं तुमको 5 लाख का कंपनसेशन दे दूंगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो तुम मेरे को 5 लाख का कंपनसेशन दे दोगे। तुमने बोला हाँ ठीक है चलेगा, बेटर है, कंपनसेशन है तो ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो होगा ना, ठीक है फाइन। मैंने बोला ठीक है चलो डील डाल देते ये पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, ये जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी है ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि दो पार्टी ने डिसाइड किया? दो पार्टी ने डिसाइड किया, करेक्ट। तो जब दो पार्टी मिल के पेनल्टी अमाउंट डिसाइड कर लेता है और उसको पॉइंट बना के मेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डाल देता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन समझो अगर हमने ऐसा कोई पॉइंट नहीं डाला और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता हूं, ठीक है, अब कंपनसेशन अमाउंट तो लिखा नहीं है कि 5 लाख देंगे, 7 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो पॉइंट ही नहीं है, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो मुझसे कंपनसेशन मांगोगे, बट कंपनसेशन कितना, ये तो तुम बोलोगे यार ये तो मुझे भी नहीं पता यार। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कोर्ट में केस कर रहे हो मेरे पे, और कोर्ट को जाके क्या बोलते हो कि दिस पर्सन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट और उसकी वजह से मुझे इतना ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो कोर्ट विल डिटरमाइन कि तुमको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। जैसे तुमने तुम्हारी स्टोरी सुनाई, कोर्ट को जाके तुमने सारी चीजें बता दी, अब कोर्ट क्या बोलेगा, ठीक है भाई तेरे को लॉस हुआ ना, ठीक है चल एक काम करते हैं हम तेरे को कंपनसेशन दिलाएंगे।
बट अभी कंपनसेशन कितना दिलाना है ये सब कुछ कौन डिसाइड करने वाला है? ये सब कुछ कोर्ट डिसाइड करने वाला है। तो जब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट और पार्टी डिसाइड नहीं करता है, उसको बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या बोलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के अंदर भी काफी सारे टाइप्स है। जैसे एक होता है जनरल या ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक होता है स्पेशल डैमेजेस, एक होता है नॉमिनल डैमेजेस, और एक होता है एग्जेम्पलरी या जिसको बोला जा सकता है प्यूनिटिव डैमेजेस। अलग अलग टाइप से इसके अंदर भी, बराबर। तो हर एक टाइप के अंदर क्या होता है, देखो अनलिक्विडेटेड की कैटेगरी में सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस इज वेरी सिंपल। तुमने कोर्ट को जाके क्या बोला कि सर 50,000 का लॉस हुआ, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, इसके चक्कर में मुझे 50,000 का लॉस हुआ। कोर्ट बोलता है मेरे को चल भाई 50,000 दे इसको, मतलब क्यों? तेरी वजह से उसको 50,000 का लॉस हुआ, तो तू 50,000 उसको पे कर। मतलब मेरे नॉन परफॉर्मेंस की वजह से सामने वाले को जितना एक्चुअल लॉस हुआ है ना, एक्चुअल, हाँ, इमेजिनरी लॉस, फ्यूचर में इतना तेरे नॉन परफॉर्म करने की वजह से मेरे को फ्यूचर में इतना लॉस होगा, वो सब नहीं। आज परफॉर्म नहीं किया, आज कितना लॉस हुआ उसकी वजह से वो बताओ। ठीक है, तुम ऐसा बोलते हो कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते ना तो मेरे को इतना लॉस भी हो सकता था, 5 लाख का भी लॉस हो सकता था, तो मेरे को 5 लाख दिलाओ। नहीं, 5 लाख तो तुम्हारा इमेजिनेशन है कि इतना हो सकता था, हुआ क्या? नहीं है। कितना? 50,000, बराबर। तो 50,000 कोर्ट मुझे क्या बोलेगा, भाई तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, चल 50,000 सामने वाले को पे कर कंपनसेशन के नाम पे। दिस इज नोन एज जनरल डैमेजेस। एक्चुअल लॉस जितना इनकर्ड हुआ है उतना ही मुझे पे करना है, इससे ज्यादा में एक भी रुपया पे नहीं करेगा। वैसे ही दूसरा आता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस का मतलब होता है कि तुम मुझसे 50,000 तो ले ही रहे हो नॉर्मल डैमेजेस के नाम पे, प्लस तुमने कोर्ट को ऐसा बोला कि और 20,000 चाहिए। कोर्ट बोलेगा और 20,000 क्यों? तो तुम कोर्ट को क्या बोलते, देखो ये है ना, मुझे एक मशीन बेचने वाला था, मशीन की वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपया, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 50,000 रुपया। तो कोर्ट बोलते हैं हाँ ठीक है ना 50, फिर और क्या चाहिए? तुम बोलते हो देखो अभी ये मशीन देने वाला था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एडवांस में वो मशीन रखने के लिए एक स्टैंड आता है, उसके कुछ इक्विपमेंट होते हैं, उसके कुछ टूल बॉक्स होते हैं, ये सब मैंने खरीद के रखा है। कोर्ट बोलेगा बता किधर खरीदा है? तो तुमने कोर्ट में प्रूफ दिखाया, ये देखो मशीन के पीछे और 20,000 का एडिशनल एक्सपेंसेस में इनकर्ड करके बैठ गया हूँ, ये सोच के कि मशीन आएगा। अब मशीन आया ही नहीं, अब वो 20,000 का सामान तो मेरे गले में अटक गया। तो कोर्ट बोलेगा हाँ यार बात तो सही है। तो कोर्ट मेरे को क्या बोलेगा, ठीक है चल एक काम कर 50 + 20 दे। 50 का आएगा जो एक्चुअल लॉस हुआ है उतना, स्पेशल का आएगा जो एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है, ठीक है, उसकी वजह से जो भी एडिशनल खर्चा हुआ वो भी दो, स्पेशल डैमेजेस, बराबर। तो 50 जनरल हो गया, 20 स्पेशल हो गया, बराबर, ठीक है। वैसे ही आता है तीसरा नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस है ना, इतना प्रैक्टिकली लाइफ में एप्लीकेबल होता नहीं है, बट नॉमिनल डैमेजेस का मतलब जनरली ये होता है कि जो भी एज अ टोकन मनी तुमने कुछ दिया है, तुम बोलते हो कि मुझे मेरा खाली टोकन मनी दिला दो, बाकी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बराबर। जैसे तुमने क्रोर्स ऑफ रुपीज के ट्रांजेक्शन किए हैं और उसमें एक बुकिंग अमाउंट टोकन मनी तुमने 5 लाख रुपया दिया है, अभी 5 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट है, तो तुम क्या बोलते हो, मेरे को कंपनसेशन, जनरल डैमेजेस, जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा खाली टोकन मनी दिलाओ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट के सामने पे किया है। तुमको खाली तुम्हारा टोकन मनी चाहिए, इससे ज्यादा तुमको कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी तुमको एडिशनल नहीं चाहिए। दिस इज नोन एज नॉमिनल डैमेजेस, ठीक है। और एक लास्ट होता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब होता है ये वो डैमेजेस है जो बोलते ना एक पनिशमेंट के नाम पे दिया जाता है, तो सो दैट कि पर्सन ऐसी हरकत बाद में ना करे। ये जनरली प्रॉमिस टू मैरी उसका जब ब्रीच किया जाता है, चेक डिसऑनर किया जाता है, ऐसी सिचुएशन में दिया जाता है। जैसे जनरली देखो क्या होता है कि जब कोई रिलेशनशिप में है और अगर किसी बॉय ने या गर्ल ने, मेल या फीमेल ने, किसी ने भी वो रिलेशनशिप में फेक प्रोमिस करके एडवांटेजेस लिए, प्रॉमिस टू मैरी करके एडवांटेज लिया सामने वाले पर्सन का, और बाद में शादी करने से रिफ्यूज कर दिया, तो जिसका एडवांटेज लिया गया ना वो पर्सन कोर्ट में जाके बोल सकता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस चाहिए।
सो एग्जेम्पलरी डैमेजेस मतलब जैसे देखो, अगर कोई लड़के ने किसी लड़की का फायदा उठाया प्रॉमिस टू मैरी करके और बाद में शादी नहीं की, तो लड़की को तो प्रॉब्लम हो गया। अब लड़की क्या बोलती है, मेरे को तो ये ना बनाया इसने, प्रॉमिस टू मैरी बोल बोल के फिजिकल रिलेशन ये वो सब मेंटेन किए मेरे साथ, अब मुझे बेनिफिट चाहिए। अब देखो, क्या इसमें मॉनिटरी कंपनसेशन देना करेक्ट है? नहीं। क्या इसमें स्पेशल डैमेजेस बोल के कुछ देना करेक्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी के फीलिंग्स एंड इमोशंस अटैच है, जिसको तुम मॉनिटरी वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको तुम मॉनिटरी वैल्यू से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में जनरली फीमेल क्या बोलती है कि उसको जेल दो, उसको इम्प्रिजनमेंट दो, या उसको ये चीज करने बोलो। क्यों? क्या होएगा उससे? सुकून मिलेगा अपने को, बराबर। अब मैं अगर समझो कोई एक ऐसे एग्जांपल में जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई लड़के ने फायदा उठाया, अब लड़का जेल भी चला गया, उससे लड़की को क्या मिला? कुछ नहीं, पैसे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो पीस सुकून मिलता है ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे जेल देना या कोई एडिशनल ऐसी पनिशमेंट देना जो मॉनिटरी नेचर की नहीं है, लेकिन कुछ पेनल्टी के नाम पे जरूर दिया गया है, तो यहाँ पे इसके लिए वो दिया जाता है सो दैट वो पर्सन सेम टाइम ऐसा नेक्स्ट मिस्टेक ऐसा किसी के साथ भी ना करे। ये इंटेंशन से दिया जाता है जनरली, इसके लिए इसको बोला जाता है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मैंने तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला था कि आई विल प्रोवाइड यू मशीनरी, बराबर, और ये एक रेयर मशीनरी है, जल्दी से मिलती नहीं है। तुमने मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब मैं तुमको मशीन देने से रिफ्यूज कर देता हूँ। रिफ्यूज कर दिया तो तुम कोर्ट में जाके मेरे पे केस करोगे। कोर्ट बोलेगा ठीक है, काम कर, मशीन का कितना वैल्यू था? 5 लाख रुपए, चल 5 लाख लेके मैटर खत्म कर। तुम बोलोगे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, मशीन ही चाहिए। तुम बोलो तो कोर्ट बोलेगा अरे लेकिन मशीन का वैल्यू कितना है? 5 लाख ना, तो तुमको दिला रहे हैं ना 5 लाख, 5 लाख लेके मैटर खत्म करो। तुम बोलोगे नहीं, पैसा नहीं चाहिए, चाहिए तो मशीन ही चाहिए। तो कोर्ट तुमको पूछेगा क्यों ऐसा, क्यों क्यों मशीन ही चाहिए? तो तुम क्या बोलोगे? देखो, एक तो रेयर मशीन है, जल्दी से मिलता नहीं है, प्लस बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का ये मशीन है जिससे मल्टीपल टास्क कंप्लीट किए जा सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो आज आप पैसा दे के खत्म करोगे तो खाली ये एक एक्चुअल लॉस हो रहा है वो, लेकिन उसके चक्कर में कितने लोग कनेक्टेड है, कितना बड़ा लॉस है, बिजनेस कितना अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, हमारे एम्प्लॉयमेंट पे कितना फर्क पड़ेगा, हमारे प्रॉफिट पे कितना फर्क पड़ेगा, ये सब चीज बहुत अलग है। सो यू कांट कंपेयर विथ मॉनिटरी वैल्यू, बराबर। तो पैसा सफिशिएंट नहीं है, चाहिए तो मशीन ही चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर कोर्ट को लगा ना कि हाँ इस पर्सन का लॉस इररिपेरेबल है, जो मॉनिटरी वे से सेटल नहीं हो सकता है, तो कोर्ट क्या बोलेगा? ठीक है चल भाई, मेरे को क्या बोलेगा ये, चल मशीन दे उसको। मैं बोलता हूँ पर पैसा देने को तैयार है ना बे, 5 लाख लेके खत्म करो। कोर्ट बोलेगा नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट में तुमने प्रॉमिस किया था, वो अब तुमको फोर्सफुली भी परफॉर्म करना पड़ेगा। कोर्ट ने बोला है मतलब परफॉर्म करना है, जबरदस्ती परफॉर्मेंस करवा रहा है कोर्ट मुझसे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और एक आता है उसके बाद इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है टू स्टॉप समवन। अब वही एग्जांपल को मैं इंजंक्शन के वे से बताऊं तो जैसे मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया, तुमको मशीन नहीं मिला, तुमने कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लिया, तो जबरदस्ती कोर्ट मुझे मशीन देने बोलेगा। लेकिन अगर तुमने कोर्ट में जाके बोला इंजंक्शन दो, तो इंजंक्शन में क्या होता है? कोर्ट मुझे बैन कर देगा कि तू ये मशीन या तो इसको बेचेगा या इसको छोड़ के किसी को नहीं बेचेगा। मतलब मैंने तुमको मशीन देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अब मैंने तुमको दिया नहीं, तो कोर्ट से तुम क्या ले रहे हो? इंजंक्शन। क्या देने का है मशीन तो खाली हमको ही बेचने का, और किसी को भी ये मशीन नहीं बेचने का। तो कोर्ट ने तुमको, इंजंक्शन का मतलब क्या बोला मैंने? टू स्टॉप समवन। तो कोर्ट ने तुमको स्टॉप कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुम अभी और किसी के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि तुम क्या कर, मतलब मैं क्या करने जा रहा था? मैं वो 5 लाख का मशीन तुम्हारे साथ डील करके उसको कैंसिल करके अभी 6 लाख में किसी और को बेच रहा था। मतलब मैं अपना ही प्रॉफिट देख रहा था। मैंने तुम्हारे साथ जो प्रॉमिस किए थे, मैंने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बनाए थे, वो सब कुछ तो मैंने उड़ा ही दिया, उसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। तो कोर्ट मेरे को क्या बोलेगा? या तो बेचने का इसको या तो किसी को नहीं। दिस इज नोन एज इंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंजंक्शन बोलते हैं। क्लियर? और उसके बाद एक आता है क्वांटम मीरट।
क्वांटम पीरियड का मतलब होता है अ रीजनेबल सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर फॉर द वर्क डन एंड व्हेन द अमाउंट इज ड्यू इज नॉट स्टिपुलेटेड इन अ लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे होता है ना, जैसे समझो मेरे घर पे ना कोई आर्किटेक्ट कुछ रिपेयरिंग का काम या पूरा मैं घर रिनोवेट करा रहा हूँ। अब पूरा घर रिनोवेट करा था, उसको क्या बोला था, पहले हॉल करना है, फिर किचन करना है, फिर 2 बेडरूम करना है और वॉशरूम करना है, सब रिपेयर करना है तुझे। बोलता है ठीक है। बोलता है वी विल स्टार्ट विद द वॉशरूम, पहले मैं वॉशरूम करके देता हूँ। बोला ठीक है। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मैंने पूरा घर रिनोवेट करने का, जिसके उसने मेरे को एक 10 लाख का कोटेशन दिया था। उसके लिए मैंने उसके साथ एग्रीमेंट भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया है। कितना? 10 लाख रुपए का। भाई साहब ने क्या किया, वॉशरूम पूरा रिपेयरिंग करके दिया और फिर आके बोलता है अभी मैं नहीं करेगा, मैं गांव जा रहा है। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, अब ये काम कौन करेगा? तो बोलता है आप किसी और को ढूंढ लो। ठीक है। अब वो मेरे को बोलता है कि आपका वॉशरूम रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है टोटल 1.5 लाख रुपीस, उतना तो दे दो। देखो कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था? 10 लाख, लेकिन लेसर परफॉर्म कर रहा है। क्या लिखा देखो, रीजनेबल सम ऑफ मनी टू बी पेड फॉर द सर्विसेज रेंडर और वर्क डन। कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन पूरा घर का था, लेकिन किया एक पर्टिकुलर पार्ट ही। तो सामने वाला पर्सन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी रहा है ना, तो भी उसने जितना परफॉर्म करके दिया उतना पैसा वो मुझसे रिकवर कर सकता है। वो 10 लाख का 10 लाख तो नहीं मांग सकता, ऑब्वियसली चीज है, इतना तो शर्म होना चाहिए साला मांगने से पहले भी। लेकिन ऑब्वियसली 1.5 लाख का तुमने काम करके दिया मेरे को, तो तुम मेरे से 1.5 लाख मांग सकते हो, बराबर, बिंदास। या मैं तुमको अगर ऐसा बोल दूं ना कि चल अभी काम मत कर, मेरे को तेरा काम अच्छा नहीं लगा, गेट आउट, तो लगा ठीक है वॉशरूम रिपेयरिंग का 1.5 लाख का हुआ कॉस्ट, उतना दे दो मेरे को। बोला चल भाई, एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, तो जाके कोर्ट में केस करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का था, काम मैंने 1.5 लाख का किया, तो एटलीस्ट मेरे को 1.5 लाख तो दो मेरा। तो कोर्ट बोलेगा हाँ भाई 1.5 लाख तो तेरे को देना पड़ेगा। क्वांटम पीरियड बोलते इसको। ठीक है, चलो तो ये यहां तक हमने जो भी किया, ये रेमेडीज वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, बराबर। ये था मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद रेमेडीज क्या होती है, उसमें लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, फिर अनलिक्विडेटेड में भी काफी सारे टाइप्स, ये सारी चीज हमने यहाँ पे खत्म किया। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सो देखो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू बोथ अंडर द इंग्लिश एंड इंडियन लॉ फॉर द वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे देखो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, बराबर, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक लीगल एक्शन ऑन मी, करेक्ट है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो आप मेरे पे केस कर दोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, ऑब्वियसली चीज है। तो देखो केस करने का राइट टू टेक लीगल एक्शन या तो मुझे है या तो आपको है, हम दोनों में से, मतलब वो दोनों के पास वो राइट है। क्यों राइट है? बीइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी वो राइट होना ऑब्वियस सी चीज है। बीइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी वो राइट होना बहुत ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज ये होता है कि क्या हो अगर कोई थर्ड पर्सन आके ऐसा बोल दे कि मैं केस करेगा। जैसे समझो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक लीगल एक्शन ऑन मी, करेक्ट। हाँ, दैट इज वेरी ऑब्वियस थिंग। लेकिन आप मेरे को ऐसा बोलते हो कि छोड़ो आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, जाने दो, आप पे केस नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, नहीं करना है तो तेरी चॉइस, अब मैं तेरे को जबरदस्ती थोड़ी बोलेगा नहीं मेरे पे केस कर। बट तुम्हारे रिलेटिव है, ऐसे तुम्हारे मॉम, डैड, भाई, बहन या कोई भी पर्सन जो थर्ड पार्टी है, जिसका अपने कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो अगर ऐसा तुमको आके बोले, जैसे तुम्हारा भाई तुमको आके ऐसा बोले कि ठीक है यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी लीगल एक्शन, फाइन, ओके, तू मत ले, मैं उसके बिहाफ पे एक्शन, मतलब मैं तेरे बिहाफ पे केस करता हूँ। तुम्हारा भाई क्या बोलता है, मैं तेरे बिहाफ पे केस करेगा सर के ऊपर, उसके ऊपर केस करूंगा मैं। तो सबसे पहली चीज कोर्ट उसको ये क्वेश्चन पूछेगा, तू क्यों इतना उछल रहा है बे, तुझे क्यों केस करना है सामने वाले के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन रेज होता है ना कि थर्ड पार्टी को क्या यहाँ पे राइट है, वो केस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है,
तो ब्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन, थर्ड पार्टी के पास कोई राइट नहीं है लीगल एक्शन लेने का, और अगर थर्ड पार्टी लीगल एक्शन लेता है तो उसका वो लीगल एक्शन लेना भी इनवैलिडेट या इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि उसको तो कोई राइट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है, एंड अंडर दैट एक्सेप्शनल केस थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। क्या कर सकता है? थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। तो जैसे कि देखो, a beneficiary under an agreement to create a trust can sue upon the agreement through not a party to it for the enforcement of the trust so as to get the trust executed for his benefit। मतलब मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी देने का कमिटमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमने बोला ठीक है मैं प्रॉपर्टी ले लेगा, बराबर। अब तुमने तुम्हारे भाई को जाके क्या बोला कि मैं काम करता हूं, मैं तेरे को एक गिफ्ट डीड देता हूं, गिफ्ट डीड बना के जिसमें मैं तेरे को एक प्रॉपर्टी देने वाला हूं, बराबर। तुम्हारा भाई क्या बोलता है? अरे वाह सही है, गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट तो कोई ना थोड़ी बोलेगा। तुम्हारा भाई बोलता है ठीक है आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द गिफ्ट, बट कंडीशन इज दैट कि पहले मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, सॉरी पहले मैं तुमको प्रॉपर्टी सेल करूंगा, फिर तुम तुम्हारे भाई को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दोगे, बराबर। अब सिचुएशन यहाँ पे ये हो गई कि मैंने तुमको प्रॉपर्टी दिया ही नहीं, बराबर, तो तुम तुम्हारे भाई को गिफ्ट नहीं दे पाओगे। तो अपना दोनों का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन था, ठीक है, बट इसमें अफेक्ट कौन हो रहा है, सफर कौन हो रहा है? आप तो हो ही रहे हो, लेकिन आपके साथ आपका भाई भी हो रहा है, बीइंग अ थर्ड पार्टी, उसको भी उस चीज का होता है ना नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है आज। तो बीइंग अ बेनिफिशियरी, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिट मिल रहा था, या हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अंदर हमने ऐसा लिखा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी बेनिफिट होएगा वो आपके भाई को दिया जाएगा, तुम्हारे भाई को दिया जाएगा, और आज हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो तुम्हारे भाई को जो बेनिफिट मिलने वाला था वो तो बेनिफिट सब चला गया। तो बीइंग अ बेनिफिशियरी वो थर्ड पार्टी है, आई एम द फर्स्ट पार्टी, यू आर द सेकेंड पार्टी, तुम्हारा भाई थर्ड पार्टी, फिर भी वो केस कर सकता है, फिर भी वो एक्शन ले सकता है, ये उसका लीगल राइट है। क्या है उसका? ये उसका लीगल राइट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस में, सेकेंड एन असाइनी अंडर एन असाइनमेंट मेड बाय द पार्टीज और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। देखो असाइनमेंट, जैसे समझो, ये एक मेरा ही एक्सपीरियंस बताता हूँ, जैसे समझो मुझे एक पर्सन ने एक बार ऐसा बोला था कि आप मतलब एक लॉ फॉर्म है, तो वो लॉ फॉर्म ने मुझे क्या बोला था कि आप है ना हमारा एक क्लाइंट है उसका केस हैंडल करो, जनरली हम ही हैंडल करते बट इस बार आप करो। मैंने बोला ठीक है। सो दे बोलते ना प्रोवाइडेड वन असाइनमेंट टू मी, कि आपको एक असाइनमेंट दिया जा रहा है, प्लीज आप इसको हैंडल करो, हमारा क्लाइंट का केस आप हैंडल करो। अब वो लॉ फॉर्म से मेरा अच्छा खासा बोलते ना कॉन्टेक्ट है, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलो अरे जान पहचान वाला है तो कर लेंगे, कर लिया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया मैटर। उसके बाद मैंने उनको बोला कि व्हाट अबाउट फीस, तो वो लॉ फॉर्म मेरे को क्या बोलती है, आप क्लाइंट से लो, ठीक है, आपने उसका केस हैंडल किया ना, आप क्लाइंट से लो। मैंने बोला ठीक है, मैंने वो क्लाइंट को फोन किया, बोला फीस बोल रहे कि ये लॉ फॉर्म की आपसे लेना है। क्लाइंट बोलते हैं नहीं नहीं, हमारा वो लॉ फॉर्म के साथ अरेंजमेंट होता है, हम साल में उनसे बहुत सारे केस ऐसे करवाते हैं, हैंडल करवाते हैं, और हम उनको वन शॉट पेमेंट करते हैं, तो वो आपको लॉ फॉर्म ही देगा, हमसे नहीं लेना है आपको, आप उनसे ही लो, आपको काम उसने ही दिया ना तो आप फीस उनसे ही लो। वो भी सही है। देखो लॉ फॉर्म असाइनर है, मैं असाइनी हूं जिसको एक काम असाइन किया गया है, और आज मुझे मेरा फीस ही नहीं मिल रहा है। मैं लॉ फॉर्म के पास जाता हूँ, वो बोलता है क्लाइंट से लो, क्लाइंट के पास जाता हूँ, वो बोलता है लॉ फॉर्म से लो, तो मैं तो इधर उधर भागते रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में अरेंजमेंट है, लॉ फॉर्म का और वो कंपनी का, दोनों का अरेंजमेंट है। मैं वैसे तो हो गया थर्ड पार्टी, बट मैं असाइन ही हूं ना, और एक असाइनमेंट के अंदर मुझे राइट है ये पैसा रिकवर करने का। सो बीइंग अ थर्ड पार्टी आई कैन टेक लीगल एक्शन, बराबर, मैं डेफिनेटली एक्शन ले सकता हूं। और उसी तरीके से होता है फैमिली अरेंजमेंट के अंदर, कि जहां पे फैमिली अरेंजमेंट, फैमिली सेटलमेंट के अंदर जब बात होती है, कर्ता मेल मेंबर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और उसमें अंदर कोई भी पर्सन जो फीमेल मेंबर्स है या उसको कोई राइट नहीं दिया गया, तो उस सिचुएशन के अंदर फीमेल मेंबर्स भी एक्शन ले सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं कि डैड ने मुझे एक प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी, बराबर, या मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब मैं
ऐसा लिख के जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को चली जाएगी। बट देखो, अब ये एक अरेंजमेंट है, डैड ने मुझे दिया और मैंने मेरी वाइफ के नाम पे रखा ही है। अगर कल मेरी डेथ के बाद मेरे घर वाले मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, सो माई वाइफ कैन टेक लीगल एक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली उसको बेनिफिट मिल रहा है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। तो उसका राइट है पूरा मेरी वाइफ का वो प्रॉपर्टी क्लेम करने का, लीगल एक्शन लेने का और प्रॉपर्टी रिकवर करने का। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमाई फिदेई। ये एक यूनिक कंसेप्ट है, बराबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमाई फिदेई ये जनरली बोलते हैं ना, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो फिर प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, या सेल ऑफ लैंड के लिए आप लैंड के लिए जो एग्रीमेंट्स बनाते हो, ये जनरली वो सब चीज के लिए यूज होते हैं, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबेरिमाई फिदेई बोलते हैं। अभी जैसे देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ उबेरिमाई फिदेई बेसिकली है क्या, कि कुछ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, माइन्यूट माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं दोगे तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अभी जैसे समझो आप कभी इंश्योरेंस लो, आपका लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी वॉलिसी होएगा ना, तो उसमें देखो आपका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, हाइट, वेट, आपका ऐसे बॉडी के ऊपर कोई बर्थ मार्क जिससे आपकी आइडेंटिटी हो, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तुम कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो तुमको तुम्हारे बॉडी पे कोई बर्थ मार्क है ये बताओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब तुम कोई गुड्स खरीदते हो, कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई कंपनी के साथ, तो तुमको ऐसा नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारी बॉडी पे बर्थ मार्क है वो बताओ। फिर तुमको क्या करना है, मैं तुमको गुड्स सप्लाई कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तुम पेमेंट कर रहे हो, उसमें मेरी बॉडी पे कहाँ कौन सा बर्थ मार्क है तुमको जान के क्या करना है, बराबर। तो वहां पे इतनी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरिमाई एक ऐसे नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें एक स्पेशल केयर रखा जाता है। देखो, देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच लॉ इम्पोजेस अ स्पेशल ड्यूटी टू एक्ट विद द अटमोस्ट गुड फेथ एंड डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन। छोटी से छोटी भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है। जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बर्थ मार्क, हाइट, वेट सब लिया जाता है। प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है मार्केट के अंदर, आईपीओ लेके आती है, तो उनको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। कंपनी में बोर्ड कौन है, कितना फंड रेज कर रहे, कितने शेयर्स इश्यू कर रहे, शेयर का प्राइस क्या होगा। ठीक है, अगर जैसे फंड रेज होगा तो कहाँ ये फंड को यूटिलाइज किया जाएगा, एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए उधर, बराबर। उधर खाली कंपनी ने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी और हम मार्केट में शेयर इश्यू कर रहे, इतना ही बोल दिया और शेयर इश्यू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। चलो हम तुमको करोड़ों रुपया दे रहे हैं मार्केट से, तो फंड कहाँ यूज कर रहे हो, क्या बिजनेस मॉडल है उसमें, ये सब चीज जानने का हक है शेयर होल्डर का या इन्वेस्टर का। तो इसके लिए वहां पे ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। सेल ऑफ लैंड, अगर मैं किसी को मेरा प्रॉपर्टी देता हूँ तो उसमें हम देखते हैं ना, स्क्वायर फीट लिखते हैं, 510 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट, एकदम प्रॉपर एक्यूरेट लिखते हैं। एक इधर उधर स्क्वायर फीट कर दिया ना, तो सामने वाले की प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बोलते ना एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा, बराबर है। एक्चुअल में 700 स्क्वायर फीट लिखा मैंने 800 स्क्वायर फीट, तो हो गया लफड़ा इधर ही, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी भरा होगा 800 के हिसाब से, घर है एक्चुअल में 700, तो ये तो सब ब्लंडर है। तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी बहुत मैटर करती है। ठीक है,